डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। अमेरिका में टोर्नेडो से 26 लोगों की मौत। 60 तूफानों ने 8 राज्यों में तबाही मचाई। हालातों से निपटने के लिए इमरजेंसी लगाई। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आए दर्जनों खतरनाक टोर्नेडो में 26 लोगों ने जान गंवा दी। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 7 राज्यों में 60 तूफान आए, जिससे वहां 8 राज्यों में खतरनाक तबाही मचाई। इनमें 8 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। खतरनाक तूफान से अरकानसस में तो एक स्कूल की छत ही उड़ गई। सबसे ज्यादा 7 मौत अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हुई। वहीं अरकानसस में 5 और इलिनॉय में 4 लोगों की जान चली गई। एशली मैकमिलन नाम की एक महिला ने एपी को बताया कि जब उनके इलाके से टोर्नेडो गुजरा तो उन्हें अपने पति, बच्चों और कुत्ते के साथ छोटे से बाथरूम में जाकर छिपना पड़ा। टोर्नेडो जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए और घरों के दरवाजे खिड़कियां टूट गए। एशली ने बताया कि उन्हें अब भी अपना घर हिलता हुआ महसूस हो रहा है। अरकानसस में 2600 इमारतों को नुकसान हुआ है। शनिवार की दोपहर तक 34,000 लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। कच्छ बॉर्डर के पास चीन ने बनाए पावर प्लांट। कोयले से 1600 मेगावाट बिजली बनाएंगे। शाहबाज बोले यह चीन पाक दोस्ती की मिसाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 21 मार्च को भारत से लगते सिंध प्रांत में कोयले के 2 पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। ये पावर प्लांट चीन के CPEC प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाए गए हैं। भारत के विरोध जताने के बावजूद चीन CPEC में जमकर निवेश कर रहा है। दरअसल सिंध के जिस इलाके थारपारकर में इन पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, वो गुजरात के कच्छ वाले इलाके से बिल्कुल सटा हुआ है। कच्छ से पाकिस्तान के थारपारकर की दूरी सिर्फ 133 किलोमीटर है। थारपारकर में पावर प्लांट का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और मजबूत साझेदारी की मिसाल है। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1320 और 330 मेगावाट की कैपेसिटी वाले दोनों पावर प्लांट से पाकिस्तान में बिजली की कमी पूरी होगी। आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान के लोगों को बार बार ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। चीन के बनाए पावर प्लांट से पाकिस्तान के करीब 40 लाख लोगों को बिजली मिलने का दावा किया गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। बारिश, ओलों से बड़ी सर्दी। 3 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। 19 जिलों में 1 इंच तक बरसात, धुंध छाई। 6 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान में पिछले 15 से 20 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण अभी तक गर्मी का एहसास नहीं हुआ है। अप्रैल की शुरुआत भी हल्की ठंडक के साथ हुई है। लगातार बारिश से न केवल टेम्परेचर कंट्रोल में है, बल्कि सामान्य से नीचे चला गया है। कल देर शाम गंगानगर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत कई शहरों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। आज भी कोटा, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर समेत कई शहरों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र और सिंचाई विभाग के अनुसार कल राज्य के 19 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। कई जिलों में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू बेल्ट में जबरदस्त ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। गंगानगर, अलवर में तो सड़क और खेतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। गंगानगर में कल दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
पीएमजी न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लॉन्चिंग। सैटेलाइट भेजने के बाद टेस्ट रेंज पर वापस लौट आएगा, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैटेलाइट की दुनिया में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार सुबह चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का सफल परीक्षण किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। इसरो ने जानकारी दी है कि दुनिया में पहली बार विंग बॉडी एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंडिंग के लिए छोड़ा जाएगा। इसरो के मुताबिक RLV मूल रूप से स्पेस प्लेन है, जिसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए लो लिफ्ट और ड्रैग का सही अनुपात रखना जरूरी होता है, ताकि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का संतुलन बना रहे। इसरो के मुताबिक RLV भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और इंडियन एयर फोर्स की मदद से बनाया गया है। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में कमी आएगी, यानी भारत भविष्य की सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन और कम खर्च में पूरी कर सकेगा। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। अयोध्या के ऋषि ने जीता इंडियन आइडल 13 का खिताब। बोले, यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ट्रॉफी जीती है। 11 दिन पहले रामलला हनुमानगढ़ी में लिया था आशीर्वाद। इंडियन आइडल सीजन 13 का खिताब अयोध्या के ऋषि सिंह ने जीत लिया है। उन्हें प्राइज मनी के रूप में 25 लाख रुपए और एक कार मिली है। ऋषि की इस कामयाबी पर अयोध्या में आधी रात को लोग सड़क पर आ गए, जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऋषि ने 11 दिन पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने अयोध्या आए थे। 2 अप्रैल को सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले शो इंडियन आइडल 13 का ग्रैंड फिनाले था। फिनाले की रेस में 6 फाइनलिस्ट आए थे। इसमें ऋषि सिंह, शिवम सिंह, विदिप्ता चक्रवर्ती, चिराग कोतवाल, देवोस्मिता राय और सोनाक्षी कर थी। शो में कई परफॉर्मेंस हुई। बतौर जज सोनाली बेंद्रे, गीता कपूर और टेरेंस लुइस भी आए थे। आखिर में विनर के रूप में ऋषि सिंह का नाम अनाउंस किया गया। ऋषि सिंह अयोध्या के मोहल्ले खवासपुरा में रहते हैं। सिंगिंग शो में आने से पहले वह मंदिरों और गुरुद्वारों में गाया करते थे। विनर बनने के बाद ऋषि ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है। यह सपना सच होने जैसा है। देवीस्मिता और चिराग पहले और दूसरे रनर अप रहे, जिन्हें ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का चेक मिला है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। भारत आए भूटान के किंग जिगमे वांगचुक। भूटान के तीसरे राजा जिगमे वांगचुक 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनसे मुलाकात की फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वांगचुक का दौरा उस समय हो रहा है जब पिछले हफ्ते ही भूटान के पीएम ने डोकलाम को 3 देशों का विवाद बताया था। अपने 3 दिन के दौरे पर वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग वांगचुक के साथ भूटान के विदेश व्यापार मंत्री टेंडी दोरजी और शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आए हैं। भारत दौरे पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर बातचीत होगी। आर्थिक सहयोग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बेल्जियम की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में थेरिंग ने कहा, डोकलाम मसले का हल सिर्फ भूटान नहीं निकाल सकता। इस मामले से 3 देश जुड़े हैं और इस मामले में किसी भी देश को छोटा नहीं माना जा सकता। सब बराबर के हिस्सेदार है। थेरिंग का यह भी बयान भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला है।
इसकी वजह यह है कि भारत डोकलाम में चीन के किसी भी दावे को नहीं मानता। उसके मुताबिक यह भारत और भूटान के बीच का मामला है। चीन का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। यह हिस्सा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आता है, जिसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से सेंसिटिव माना जाता है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। अमेरिका में टोर्नेडो से 26 लोगों की मौत। 60 तूफानों ने 8 राज्यों में तबाही मचाई। हालातों से निपटने के लिए इमरजेंसी लगाई। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आए दर्जनों खतरनाक टोर्नेडो में 26 लोगों ने जान गंवा दी। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 7 राज्यों में 60 तूफान आए, जिससे वहां 8 राज्यों में खतरनाक तबाही मचाई। इनमें 8 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। खतरनाक तूफान से अरकानसस में तो एक स्कूल की छत ही उड़ गई। सबसे ज्यादा 7 मौत अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हुई। वहीं अरकानसस में 5 और इलिनॉय में 4 लोगों की जान चली गई। एशली मैकमिलन नाम की एक महिला ने एपी को बताया कि जब उनके इलाके से टोर्नेडो गुजरा तो उन्हें अपने पति, बच्चों और कुत्ते के साथ छोटे से बाथरूम में जाकर छिपना पड़ा। टोर्नेडो जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए और घरों के दरवाजे खिड़कियां टूट गए। एशली ने बताया कि उन्हें अब भी अपना घर हिलता हुआ महसूस हो रहा है। अरकानसस में 2600 इमारतों को नुकसान हुआ है। शनिवार की दोपहर तक 34,000 लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की 2 अर्जी। जमानत पर 13 अप्रैल और सजा रद्द करने पर सुनवाई 3 मई को। राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में सोमवार को 2 अर्जी लगाई। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए थी, जबकि दूसरी में रेगुलर बेल मांगी गई। इन पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल तक और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई तय की है। अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची। राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह 10:30 बजे उनसे मिलने पहुंची। 1 घंटे बाद राहुल सूरत के लिए निकल गए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के सीएम भी सूरत आए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा है कि जब आपका राहुल गांधी ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की? कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश के ऊपर मानती है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। नासा ने चांद पर जाने वाले क्रू की घोषणा की। अगले साल लॉन्च होगा आर्टेमिस 2 मिशन। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे। इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिकन अश्वेत एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा समय के बाद कोई इंसान चंद्रमा तक जाएगा। 10 दिन के लिए इस मून मिशन के लिए
क्रिस्टीना हैमॉक कोच को विशेषज्ञ के तौर पर चुना गया है। इससे पहले क्रिस्टीना सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। उनके अलावा अमेरिकी नेवी के विक्टर ग्लोवर को भी बतौर पायलट चुना गया है। वो पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट होंगे जो मून मिशन पर स्पेस जाएंगे। मिशन के लिए चुने गए 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के हैं, जबकि एक कनाडाई है। इन नामों की घोषणा ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर से की गई। मून मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम नहीं रखेंगे। ये एक फ्लाई बाय मिशन है, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ चांद के चक्कर लगाकर वापस आएंगे। हालांकि अगर ये मिशन सफल होता है तो 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजा जाएगा, जिसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पैर रखेंगे। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। आज नाटो का मेंबर बनेगा फिनलैंड। अब इस अलायंस में 31 देश होंगे। यूक्रेन के लिए मल्टी ईयर सपोर्ट प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। फिनलैंड मंगलवार को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का नया मेंबर बन जाएगा। वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने सोमवार को यह जानकारी दी। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। मंगलवार को ब्रसेल्स में एक स्पेशल सेरेमनी होगी। इसमें फिनलैंड को संगठन का सदस्य बनाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इस दौरान स्टोलनबर्ग ने बताया कि नाटो मीटिंग में यूक्रेन के लिए एक मल्टी ईयर सपोर्ट प्रोग्राम पर भी चर्चा करेगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अलायंस के सभी सदस्य यूक्रेन के लिए एक बहुवर्षीय प्रोग्राम बनाने के समर्थन में होंगे। ये रूस यूक्रेन जंग के लिए जरूरी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द स्वीडन भी नाटो का हिस्सा बन जाएगा। स्टोलनबर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारे लिए यह हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। नाटो देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। फिनलैंड हमारी नाटो फैमिली का नया मेंबर बनने जा रहा है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। सिक्किम में एवलांच, 7 टूरिस्ट की मौत। चीन बॉर्डर पर हादसा। बीआरओ ने 22 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। 350 लोग जाम में फंसे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मंगलवार को एवलांच हिमस्खलन हुआ। इसमें 7 टूरिस्ट की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। यह घटना दोपहर करीब 12:20 पर गंगटोक को नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई है। हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक जाने का पास जारी किया जाता है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होती। बताया जा रहा है कि सैलानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए और यही हादसा हो गया। नाथुला दर्रा चीन की सीमा पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षक जगह है। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें पड़ाव पर हुए हिमस्खलन में 25 से 30 पर्यटक फंस गए थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 22 लोगों को बचाया है। इनमें से 6 पर्यटक गहरी घाटी से निकाले गए। करीब 350 लोग और 80 गाड़ियां सड़क बाधित होने के कारण नाथुला पर फंसे हुए थे। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। सीएम योगी ने 11 विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले 2017 से पहले घोटाले होते थे। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस तरह यूपी को 795 नए अफसर मिले हैं।
लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था। आज उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां परीक्षा के पहले ही मुन्ना भाई जैसे सॉल्वर उठा लिए जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आप सभी चयनित युवा कर्मियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में कार्य करना एक गौरव की बात है। ये माना जाता है कि जिसने यहाँ कार्य किया वह देश में कहीं भी कार्य कर सकता है। ये कार्मिक की धारणा है। उत्तर प्रदेश में शासन की नीतियों के आधार पर कार्य करना बड़ी जिम्मेदारी होती है। शासन की छवि कार्मिकों के आचरण से ही मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर 100% उतारने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य किया। इससे उत्तर प्रदेश के विकास की गति तेज हुई। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश आज उदाहरण है। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने इस सरकार के समय आवेदन किया। कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी। आज आपको नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति विभाग ने आपको कॉल करके बुलाया। अगर शासन की नीयत में खोट हो, भ्रष्टाचार का बोलाबाला हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके, नमाजियों को गिरफ्तार किया। जवाब में हमास ने 9 रॉकेट दागे, कहा कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल में यीशु शलम के अल-अक्सा मस्जिद में बुधवार को पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को पटाखों, लाठी और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर दिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी। इसके बाद पुलिस फोर्स को उन्हें रोकने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मस्जिद में प्रवेश करते ही नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर और पटाखों से हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। फिलिस्तीनी गवाहों ने कहा कि रमजान के महीने में इजराइल पुलिस ने उन पर ग्रेनेड और आंसू गैस से हमला किया, जिससे उनका दम घुटने लगा। झड़प में 14 लोग घायल हुए हैं। हमले के कुछ देर बाद गाजा स्ट्रिप से इजराइल में 9 रॉकेट दागे गए। इजरायली आर्मी के मुताबिक उन्होंने 5 रॉकेट को मार गिराया, जबकि बाकी खुले मैदान में गिरे। किसी भी ग्रुप ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि अटैक आतंकी संगठन हमास की तरफ से किया गया था। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा में कई लड़ाकू विमानों से हमला किया। इस दौरान ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। हनुमान जयंती पर केंद्र की राज्य को एडवाइजरी, माहौल बिगाड़ने वाली चीजों पर नजर रखें। कलकत्ता एचसी ने कहा बंगाल सरकार केंद्र से फोर्स मांगे। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने कहा कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखे। हर ऐसी चीज पर नजर रखे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मंगलवार को बंगाल सरकार को इसी सिलसिले में निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा अगर आपके पास पुलिस कम है तो आप केंद्र से फोर्स मांगिए और केंद्र सरकार भी तुरंत आपकी अपील पर कदम उठाए। हमें लोगों की सुरक्षा करनी है। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा का हवाला देते हुए सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे पास कुछ जजों के खत आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके घरों के पास दंगा हो रहा है। तब क्या होगा जब ऐसा ही माहौल कोर्ट परिसर के भीतर भी हो जाए? कुछ तो करना होगा। आप शोभा यात्रा के रास्तों पर बैरिकेड से लगाइए। पुलिस शांति मार्च निकाल सकती है ताकि लोगों को यह लगे कि वह सुरक्षित है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। कनाडा में फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, आरोपियों ने दीवार पर भारत मोदी विरोधी नारे लिखे। 9 महीने में यहां ऐसी 5वीं घटना। कनाडा के ओंटारियो में एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे भी लिखे। ओंटारियो के विसंडर शहर के BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में बुधवार को रात करीब 12 बजे ये घटना सामने आई। पुलिस को पूरे मामले का एक CCTV फुटेज भी मिला है। इसमें 2 आरोपी मंदिर की दीवार पर नारे लिखते नजर आ रहे हैं। विंसेंडर पुलिस सर्विस ने दोनों आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर CCTV फुटेज जारी कर आरोपियों को वांटेड घोषित कर दिया है। कनाडा में पिछले साल जुलाई के बाद से इस तरह की 5वीं घटना है। मंदिर में काम करने वाले हर्षल पटेल ने कहा, हम मंदिर की दीवार पर नारे लिखे देख चौंक गए। ऐसा यहाँ 20 साल में पहली बार हुआ है। हमने तुरंत लोकल पुलिस को इसकी सूचना दी। मंदिर में सभी स्टाफ को आगे के लिए आगाह कर दिया गया है। वही घटना के बाद से शहर की हिंदू कम्युनिटी गुस्से में है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं PMG न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। डांस म्यूजिक के बीच अचानक भारत माता की जयकारे। ऐसा भजन जिसे सुनने के लिए पांडाल छोड़कर गया यूथ वापस लौटा। घूमर जवान हो गया है। जी नहीं, घूमर नृत्य नहीं, वो उतना ही पुराना है जितना राजस्थान। हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहे इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल की, जिसकी ये 18वीं कड़ी है। वैसे तो स्टूडेंट यूथ फेस्ट का आगाज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1974 में स्टूडेंट प्रेसिडेंट विमल चौधरी के वक्त हुआ था। करीब 7 दशकों में कभी इस पर रोक लगी, कभी टोक लगी। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ ये 18वां फेस्ट है। ऐसा आयोजकों का कहना है कि हमने मान लिया, आप भी मान ले। अब फेस्टिवल के रंग देखिए। बुधवार 5 अप्रैल को चर्चित IPS दिनेश NN की मौजूदगी में घूमर शुरू हुआ। दिनेश MN फिल्मी कॉप जैसे ही अपनी पुलिस लाइफ के लिए जाने जाते हैं। यंग एनकाउंटर, कंट्रोवर्सी, जेल, फिर बरी और फिर प्रमोशन के साथ सर्विस में वापसी, लिहाजा यूथ में पॉपुलर है। उनकी दीवानगी राजस्थान के यूथ में नजर आई। एकेडमिक ईयर कोई सा भी हो, दिनेश के प्रोबेशन पीरियड के दौरान यूनिवर्सिटी इलाके में CO रहते हुए 2 स्टूडेंट लीडर्स की पिटाई के किस्से हमेशा सुनाए जाते हैं। जिंदगी जब भी आपको मुक्का मारे तब आप बोलना, मैं झुकूंगा नहीं। डायलॉग के साथ MN ने लड़के लड़कियों को हूटिंग करा ही दी। वो सोच रहे थे कि IPS दिनेश डांस भी करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं PMG न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। जिनपिंग से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति। मैक्रो बोले, जंग खत्म कराने के लिए पुतिन को समझाए। चीन ने कहा कोशिश जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गुरुवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 3 दिन की यात्रा पर बुधवार को बीजिंग पहुंचे मैक्रो ने जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की। उन्होंने जिनपिंग से रूस को जंग रुकवाने के लिए तैयार करने की अपील की। जवाब में जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी तरफ से इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा है। मैक्रो ने कहा, 1 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचा है। मुझे भरोसा है कि आप रूस से बात करके सभी को नेगोशिएशन के लिए एक साथ ला सकते हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, दुनिया में इस वक्त ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में फ्रांस और चीन के बीच संबंध सकारात्मक और स्थिर है। दोनों देशों में मतभेद और प्रतिबंधों को पार करके साथ आने की क्षमता है। फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियेन भी चीन के दौरे पर पहुंची हैं। वो मैक्रो के बाद जिनपिंग से मुलाकात करेंगी। इसके बाद तीनों नेताओं के साथ में बैठक होगी। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के साथ कोरोना की उत्पत्ति को लेकर भी चर्चा होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। आज यूपी दौरे पर अमित शाह, कौशाम्बी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। आजमगढ़ में 4,583 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। सबसे पहले कौशाम्बी में वह कड़ा धाम के फसइया मैदान में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यहाँ 117 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिनमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित बताई जा रही हैं। कार्यक्रम में कुमार विश्वास राम कथा सुनाएंगे। इसके बाद वह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। यहाँ वह 4,583 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कौशाम्बी में गुरुवार को गृह मंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटे अफसरों ने मंच पंडाल समेत कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया। कौशाम्बी महोत्सव स्थल तक आने वाले वाहनों को 5 किलोमीटर दूर रोका जाएगा। वीआईपी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था मुख्य मंच से 60 फीट दूर की गई है। मंच पर जाने के लिए शासन स्तर से लोगों को पास जारी किए गए हैं। एसपी समर बहादुर ने बताया कि सभा स्थल से लेकर बाहर तक पुलिस का सख्त पहरा और निगरानी व्यवस्था की गई है। 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 17 सीओ, 4 कंपनी पीएसी, 1000 सिपाही, 110 महिला पुलिसकर्मी, 3 दमकल की गाड़ियां एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के अतिरिक्त वीआईपी सुरक्षा में अतिरिक्त कमांडो और सेंट्रल पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। पंडाल में करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। इन हेलीपैड पर गुरुवार की दोपहर बीएसएफ के जवानों ने हेलीकॉप्टर लैंड करा कर रिहर्सल की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। अफगानिस्तान से वापसी के लिए ट्रंप जिम्मेदार। इंडियन सरकार का दावा 2020 में तालिबान से की थी डील। ट्रंप बोले ये ब्लेम गेम खेल रहे। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से वापसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन की तरफ से जारी की गई एक 12 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन ने तालिबान और अमेरिका की वापसी को लेकर जो फैसले लिए उसके लिए वो मजबूर थे। 2020 में ट्रंप सरकार और तालिबान में हुए समझौते के चलते उनके हाथ बंधे हुए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को नागरिकों को निकालने का काम पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में बैठे बेवकूफों ने गलत जानकारी फैलाने का नया खेल शुरू किया है, जिसका नाम है ब्लेम ट्रंप। अफगानिस्तान में अमेरिका के फेलियोर और सरेंडर के लिए सिर्फ बाइडेन जिम्मेदार है और कोई नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के दौरान अमेरिका के फैसलों और वापसी को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन ने एक रिपोर्ट तैयार की। गुरुवार को उन्होंने प्राइवेटली ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी। इसके बाद रिपोर्ट की समरी पब्लिक के सामने रखी गई। बाइडेन सरकार के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अराजकता के लिए अफगानिस्तान में पहले से चल रहे ट्रंप प्रशासन के कमजोर ऑपरेशन को जिम्मेदार ठहराया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। जयपुर में शुरू हुआ आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम, भागवत ने किया उद्घाटन।
बिजनेसमैन संतोष सहित 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से आज जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम की शुरुआत हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ देश भर के 3000 से ज्यादा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं 3 दिन तक चलने वाले इस सेवा संगम से पहले गुरुवार को सेवा संगम से जुड़े कामकाज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद और सांसद दिया कुमारी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख ने सेवा साधना किताब का विमोचन किया। इस संगम में बिजनेसमैन अजय पीरामल भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि मैं आप सभी के बीच में हूँ। स्वयं सेवकों ने निस्वार्थ भावना से देश के लिए जीवन दिया है। कोरोना के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छा काम किया था। पीरामल बोले, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गया था। उन्होंने मुझे कहा मेरी उम्र 62 साल है, फिर भी मैं अपने क्षेत्र की सबसे उम्र दराज महिला हूँ क्योंकि आदिवासियों की औसत उम्र आम लोगों से 12 साल कम होती है। यह सुन के मुझे काफी दुख हुआ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। आर्मी में रह चुके शेफ जयपुर में लगाया फूड फेस्टिवल। दिल्ली का स्ट्रीट फूड जयपुर में एक जगह पर खा सकेंगे लोग। जयपुर का हॉलिडे इन सिटी सेंटर फूड फेस्ट दिल्ली 6 की मेजबानी कर रहा है, जिसे होटल के इन हाउस शेफ रमेश कुकरेती और उनकी टीम ने मिलकर तैयार किया है। यह फूड फेस्ट 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। 9 दिवसीय फूड फेस्टिवल में जयपुर वासी दिल्ली के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। यह फूड फेस्ट शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चल रहा है। शेफ रमेश कुकरेती ने बताया, वे पहले आर्मी में थे। कारगिल वॉर के बाद होटल इंडस्ट्री में आ गए क्योंकि कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा, मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। दिल्ली के स्ट्रीट फूड लोगों को बहुत पसंद आते हैं। काफी वैरायटी होती है, इसलिए इस फूड फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। यह लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। इस फूड फेस्ट को दिल्ली के चांदनी चौक के जैसा डेकोरेट किया गया है ताकि आपको दिल्ली के गलियों सा फील होगा। इसके एंट्री पर इंडिया गेट को दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। स्टॉल के अलग अलग नाम दिए गए हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ मेन्यू में दिल्ली स्ट्रीट फूड का मैन जायका, चाट, पराठा, पाव भाजी, छोले कुलचे, छोले भटूरे, दही बल्ले, कबाब, कुल्फी, गोलगप्पे, लड्डू, चंगेजी चिकन, नान, रोल, कबाब, तंदूरी चिकन। इसके अलावा दिल्ली 6 फूड फेस्टिवल में खाने के शौकीनों को स्पेशल लस्सी, छाछ और ठंडी कुल्फी जैसे अलग अलग वैरायटी के पेय भी परोसे गए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल से चलेगी। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। आज जारी होगा शेड्यूल। राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 12 अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि अभी भी ट्रेन के कमर्शियल रन का फाइनल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आज शाम तक इसका शेड्यूल जारी होगा। उद्घाटन वाले दिन ट्रेन को अजमेर की जगह जयपुर से नई दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। 12 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे जयपुर से ट्रेन चलेगी, जिसे पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन के बाद सामान्य दिनों में ट्रेन का संचालन अजमेर दिल्ली के बीच होगा। फाइनल शेड्यूल जारी होने पर ट्रेन की टाइमिंग, सप्ताह में दिन, स्टॉपेज और किराया आदि की जानकारी मिलेगी। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से 100% स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। पूरी तरह से एसी ट्रेन में आरामदायक सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस सिस्टम और वाईफाई आदि जैसी कई सुविधाएं हैं। इस ट्रेन का मार्च में 3 दिन ट्रायल किया गया था।
तब इस ट्रेन को अजमेर से नई दिल्ली के बीच करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया गया था। ट्रायल रन के दौरान ही ट्रेन में स्टाफ की तैनाती को लेकर अजमेर और जयपुर मंडल के कर्मचारियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। दोनों ही मंडल के कर्मचारी संगठन अपने अपने यहाँ से कर्मचारियों को टिकट चेकिंग और ऑपरेशन के लिए तैनाती चाहते थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। राष्ट्रपति मुर्मू की सुखोई जेट में 30 मिनट की उड़ान, फाइटर जेट की को पायलट बनी। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 मिनट की सॉर्टी की। सुखोई जेट ने सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया और 11:48 पर लैंड किया। सुखोई में उड़ान भरने वाली वे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने जानकारी दी कि एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। उड़ान से पहले उन्हें एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता के बारे में बताया गया। मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पहला सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरा किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला। प्रतिभा पाटिल तब 74 साल की थी। उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। प्रतिभा पाटिल से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 में सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वे ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल ने उनके बाद सुखोई से उड़ान भरी। अब द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति हो गई हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। महाराष्ट्र CM शिंदे ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर के लिए चंद्रपुर सागौन की लकड़ी सौंपी। कहा राम का आशीर्वाद इसलिए धनुष बाण हमें मिला। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। राम कथा पार्क से शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो निकाला। दोनों सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचे। वहां रामलला के दर्शन किए, उनकी आरती उतारी। राम नाम और मंदिर का मॉडल देखकर रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास और ट्रस्ट के सदस्यों ने स्वागत किया। मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी सौंपी। CM बनने के बाद शिंदे की यह पहली अयोध्या यात्रा है। इससे पहले वह जून 2022 में आए थे। तब वह महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में मंत्री थे। सुबह लखनऊ से रवाना होने से पहले शिंदे ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, वहाँ रामलला का दर्शन करेंगे, उनकी आरती करेंगे। प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए धनुष बाण हमें मिला है। दरअसल उनका संकेत शिवसेना के सिंबल धनुष बाण की तरफ था। वहीं फडणवीस ने कहा, मुझे खुशी है कि रामलला के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। सभी कार्य सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूँ। शिंदे और फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के 13 सांसद, 45 विधायक, 12 मंत्री समेत 70 शिवसेना नेता है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। डिप्टी CM ने ध्यान केंद्र सेंट्रल लैब का किया उद्घाटन। ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश AC रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं।
दवाइयों की दलाली करने वालों पर गैंगस्टर लगाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय झांसी दौरे पर हैं। आज सुबह झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां नवनिर्मित ध्यान केंद्र और सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया, जिसके बाद पौधा रोपण किए। अखिलेश यादव के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल मीडिया में आने के लिए एसी रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं। सड़कों पर निकलकर देखिए, उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल चुका है। सपा के सरकार में गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर जनता को प्रताड़ित करते थे। आज वह जेल में बंद है। उनका कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। शनिवार देर रात करीब 11 बजे वे अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में मरीजों का रजिस्टर चेक करने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 4 मरीजों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सरकारी अफसरों के साथ बातचीत की, कोरोना के केस के बारे में जानकारी ली और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। गोरखपुर से सीएम ने किया निकाय चुनाव का शंखनाद। योगी बोले अपराधियों का इलाज हमारी सरकार के पास। अब बनानी होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर से प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया। सीएम यहां 1045.66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही फर्टिलाइजर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने 293.64 करोड़ की 258 परियोजनाओं का लोकार्पण और 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें गोरखनाथ पुल के समांतर 2 लेन का एक और पुल, पाली डोहरिया मार्ग पर राप्ती नदी के सुरगना घाट पर पुल, पैडलेगंज से फिराक चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण, गोरखनाथ मंदिर परिसर में सोलर रूफ टॉप सिस्टम का शिलान्यास भी शामिल है। सीएम योगी ने कहा, आज आपको जो भी लाभ मिल रहा है उसकी वजह है कि आज हर क्षेत्र में भाजपा के लोग हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की। तीनों लोकसभा की सीट आज भाजपा की है। इसलिए मेरी अपील है कि आज नगर पंचायत के साथ ही नगर निगम की सीट पर भी भाजपा के लोग होने चाहिए, तभी यहाँ विकास तेजी से हो सकेगा। भाजपा के लोग रहेंगे तो आपको योजनाओं का तेजी से लाभ मिलेगा। कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। इसलिए इस बार गोरखपुर के लोग पहले नगर निकाय चुनाव में कमल खिलाएंगे और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर कमल खिलाकर अपने लोगों को विजयी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। शाह बोले अरुणाचल के लोग नमस्ते नहीं जय हिंद बोलते हैं, कोई यहां कब्जा नहीं कर सकता। गृह मंत्री के दौरे पर चीन को आपत्ति। अमित शाह ने कहा, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत खास और अच्छी बात है, जब आप यहाँ के लोगों से मिलोगे तो वे नमस्ते नहीं करते हैं, यहाँ के लोग जय हिंद बोलते हैं। यहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसकी वजह यहाँ के लोगों की देशभक्ति है। शाह ने 1962 की जंग में शहीद हुए किबीथू के जवानों को याद करते हुए कहा, संख्या कम होने के बाद भी हमारे जवान बहादुरी से लड़े। 1965 में टाइम मैगजीन ने भी इस लड़ाई में भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की थी। भारत में सूर्य की पहली किरण इस भूमि पर पड़ती है। भगवान परशुराम ने इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा था। यह भारत माता के मुकुट का एक उज्जवल गहना है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी और सेना के जवानों के शौर्य के कारण कोई भी आंख उठाकर हमारे देश की सीमा को नहीं देख सकता। अब वो जमाना चला गया जब भारत की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। आज सुई की नोक बराबर भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किबीथू गांव में वाइब्रेंट
विलेजेज प्रोग्राम लॉन्च करते हुए शाह बोले, पीएम मोदी ने सीमावर्ती गांव में रोजगार देने और विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। आने वाले सालों में सीमा से सटे हर घर में पानी, बिजली, गैस सिलेंडर और लोगों को रोजगार मिलेगा। इन गांवों को देश के अन्य हिस्सों और अरुणाचल के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। ठाकुर जी की मूर्ति से लिपटकर रोए रामभद्राचार्य। 40 साल बाद आगरा के प्रेम निधि मंदिर पहुंचे, बोले प्रभु आपने बुला लिया। आगरा में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का ठाकुर जी के लिए प्रेम देखने को मिला। वह करीब 40 साल बाद नाई की मंडी स्थित प्रेम निधि मंदिर पहुंचे तो ठाकुर जी की प्रतिमा को गले लगा लिया। इसके बाद वो ठाकुर जी की प्रतिमा से अपने मन की बात करने लगे। रामभद्राचार्य ठाकुर जी की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ठाकुर जी की प्रतिमा से बोले, देखिए मैं आपसे मिलने आ गया, आपने हमें बुला ही लिया। ठाकुर जी से गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाई की मंडी में प्राचीन प्रेम निधि परिवार का मंदिर है। मंदिर में श्याम बिहारी की प्रतिमा है। बताया गया है कि 40 साल पहले वर्ष 1983 में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज इस मंदिर में आए थे। तब उन्होंने यहाँ पर राम कथा की थी। रविवार सुबह रामभद्राचार्य महाराज फिर से मंदिर पहुँचे। मंदिर में पहुँचते ही उन्होंने ठाकुर जी की प्रतिमा को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। मां गौरी को 40 करोड़ के गहने पहनाए। महिलाओं ने डंडे से की पिटाई तो पुरुषों ने लिखा, पापा की कसम मारना मत। जोधपुर में 16 दिन तक चलने वाले धींगा गवर उत्सव का सोमवार सुबह 4 बजे समापन हुआ। रविवार रात भर जोधपुर के परकोटा शहर में मेला भरा। इस बार धींगा मेले में पहले से कई गुना ज्यादा भीड़ नजर आई। हालांकि इनमें कई पुरुष भी शामिल रहे। शहर में कई बार जाम की स्थिति बनी। विश्व का यह अनूठा मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शहर की गली गली में श्रृंगार की हुई गवर प्रतिमाएं नजर आईं। शहर में 8 प्रमुख स्थानों पर सजाई गवर प्रतिमाओं को 40 करोड़ से ज्यादा के गहने पहनाए गए। शहर में अलग अलग जगह 40 गवर प्रतिमाएं सजाई गई थी। धींगा गवर के इस मेले में महिलाएं आकर्षक सवांग रचकर सड़कों पर निकलती हैं। इस बार महिलाओं ने कांतारा थीम को लेकर स्पेशल क्रेज था। कांतारा के पंजुर्ली देव बनने के लिए 5 महिलाओं ने स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट बुलाए थे। परकोट में मेले की शुरुआत रात 10 बजे हुई। रात 12 बजे के आसपास मेला परवान चढ़ा। सोमवार सुबह 4 बजे तक शहर में तीजड़ियों की भीड़ रही। जहां भी गणगौर माता की पूजा की जा रही थी, वहां भोला बनी कर विदाई दी गई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। यूक्रेन को मिले जर्मनी के 18 लेपर्ड टैंक। रूस से जंग लड़ने में मदद के लिए जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक का पहला बैच यूक्रेन भेज दिया है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 18 बैटल टैंक्स जंग में यूक्रेन के लिए यह अहम भूमिका निभाएंगे। अभी तक यूक्रेन ने लेपर्ड 2 टैंक पहुंचने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि यह कंफर्म जरूर किया है कि उन्हें टैंक्स मिल गए हैं। काफी बहस और दबाव के बाद जर्मनी ने जनवरी में लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने के लिए हामी भरी थी। डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि हमने यूक्रेन को समय पर लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवर कर अपना वादा निभाया है। जर्मनी ने लेपर्ड टैंक के अलावा 2 टैंक रिकवरी व्हीकल और 40 इन्फेंट्री
फाइटिंग व्हीकल यानी टैंक को जंग के मैदान तक पहुंचाने वाले वाहन भी यूक्रेन भेजे गए हैं। लेपर्ड 2 टैंक को चलाने के लिए जर्मनी ने यूक्रेन के सैनिकों को लगभग 1.5 महीने की ट्रेनिंग भी दी है। बीबीसी के मुताबिक लेपर्ड टैंक को खासतौर पर रूस के T-90 बैटल टैंक से मुकाबले के लिए बनाया गया है। इनका रखरखाव काफी आसान होता है। दूसरे टैंक के मुकाबले इनमें कम फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। बाबा मसारनाथ के दरबार में नगर वधुओं का नृत्य। काशी में मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के बीच सजा मंच। 400 साल पुरानी है यह परंपरा। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर मंगलवार की आधी रात जलती चिताओं के बीच नगर वधुओं ने नृत्य किया। पूरी रात यह नृत्य चला। काशी विश्वनाथ के रूप बाबा मसारनाथ के दरबार में भी नगर वधुओं ने हाजिरी लगाई। बाबा से वरदान मांगा कि अगले जन्म हमें नगर वधु न बनना पड़े, इससे मुक्ति देना। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को 400 साल पुरानी यह परंपरा निभाई जाती है। मणिकर्णिका घाट पर एक ओर चिताएं जल रही हैं, तो दूसरी ओर पूरी रात शमशान पर बैठकर लोग बड़े उत्साह के साथ नृत्य देखते रहे। 10 से 12 नगर वधुएं एक ग्रुप में डांस करती रहीं। रात में एक एक कर कई ग्रुप में नगर वधुएं पहुंची। वाराणसी और आसपास के जिलों से भी नगर वधुएं यहां नृत्य करने आती हैं। किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता। कहा जाता है कि कई राज्यों से भी नगर वधुएं यहां पहुंचती है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में काशी आए राजा मानसिंह ने मणिकर्णिका तीर्थ पर शमशान नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उस समय मंगल उत्सव के लिए नगर के संगीतकारों को भी आमंत्रित किया। हिचक के चलते कलाकारों ने मंगल उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया। राजा मानसिंह दुखी हुए और मंदिर में बगैर उत्सव किए ही लौटने का मन बना लिए। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने 40 पार्टियां भंग की। इनमें जेल में बंद आंग सान सू की पार्टी भी शामिल। अभी म्यांमार में इमरजेंसी लागू। म्यांमार में सैन्य सरकार जुटाने आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक NLD पार्टी सहित 40 पार्टियों को भंग कर दिया है। सेना ने बताया कि ये पार्टियां नए चुनावी कानून के तहत रजिस्टर करने में विफल रही हैं। मंगलवार रात स्टेट मीडिया ने बताया कि देश में 63 पार्टियों ने स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं करीब 40 पार्टियों ने डेडलाइन तक चुनाव के लिए साइन अप नहीं किया, जिसके बाद इन्हें भंग घोषित किया गया। पार्टियां भंग होने के बाद UN ने म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को आंग सान सू की रिहाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी देखना चाहते हैं। हम आंग सान सू की और अन्य लोगों की रिहाई चाहते हैं। हम इस दिशा में काम करना जारी रखेंगे। 27 मार्च को मिलिट्री लीडर जनरल मिंग ऑन्ग हलिंग ने एनुअल परेड में जल्द चुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया था। हलिंग ने कहा था कि वो देश में विरोधियों पर कार्यवाही में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से देश में लोकतंत्र बहाल करने में समर्थन की मांग की थी। इससे पहले पिछले महीने सेना ने 2 साल के लिए लगी इमरजेंसी को 6 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। साथ ही अगस्त में होने वाले चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया था। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। आग के बीच कूद पड़े पुलिस वाले।
जल्दी दुकान से 8 सिलेंडर बाहर निकाले। सिर्फ 5 फीट दूर धधक रही थी लपटें। जयपुर में देर रात एक किराना की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल दुकान में 8 घरेलू सिलेंडर रखे थे जो आग की चपेट में आने से फट सकते थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जैसे ही दुकान में सिलेंडर रखे होने की जानकारी मिली, 2 कांस्टेबल जल्दी दुकान में आग के बीच कूद पड़े। 8 सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए। घटना कालवाड़ थाना इलाके की है। पुलिस ने दमकल को सूचना दी। इस दौरान दुकान के मालिक विकास शर्मा मौके पर पहुंचे। विकास ने ही कांस्टेबल नरेंद्र और अजय को दुकान में रखे सिलेंडर की जानकारी दी थी। अगर आग फैली तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुकान मालिक ने बताया कि वह रात 9:30 बजे दुकान बंद करके घर के लिए निकल गया था। रात करीब 11:30 बजे उसके पास कॉलोनी के लोगों का फोन आया कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है। इस पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचा। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कालवाड़ थाना पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों पर जांच की जा रही है। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार दिखाए अपने परमाणु हथियार। ये अमेरिका तक तबाही मचाने में सक्षम। तानाशाह किम जोंग उन ने निरीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को अपने परमाणु हथियारों का नया जखीरा दुनिया के सामने पेश किया है। वहां की सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA ने इन हथियारों की फोटो जारी की है। स्टेट मीडिया ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने वहां के न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट का दौरा कर नए परमाणु हथियारों और दुश्मन पर काउंटर अटैक ऑपरेशन का मुआयना किया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया को दिखाए हैं। ऐसा उस समय हुआ है जब अमेरिका का वॉरशिप मिलिट्री ड्रिल्स के लिए साउथ कोरिया आया है। नॉर्थ कोरिया ने और भी खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की बात कही है। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को हवा सैन्य 31 नाम दिया है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्यून सू के मुताबिक मंगलवार को पहली बार ऑफिशियली दिखाए गए नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार 2016 के मुकाबले बड़े हैं। इससे परमाणु हथियार बनाने में उनकी तरक्की साफ दिख रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। इंदौर में मंदिर में बावड़ी की छत धसी, 5 मौत। रामनवमी पर हवन कर रहे 25 लोग 40 फीट नीचे गिरे, 18 को निकाला गया। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। बावड़ी की छत धंसने से 25 से अधिक लोग उसमें गिर गए। पुलिस और श्रद्धालुओं ने रस्सियों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। 40 फीट गहरी बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सपना संगीता रोड स्थित स्नेह नगर में हवन के दौरान हादसा हुआ। 25 से ज्यादा लोग बावड़ी की छत पर बैठे थे, तभी ज्यादा वजन होने की वजह से उसकी छत टूट गई और लोग नीचे गिर गए। चंद्र प्रकाश गोयल ने बताया कि गिरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। यह मंदिर करीब 60 साल पुराना है। कन्या पूजन का कार्यक्रम था, इसलिए मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर।
अस्थायी मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम है। श्री राम जन्मभूमि में गुरुवार दोपहर ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। घंटे घड़ियाल से पूरा मंदिर गूंज उठा। मंगल गीत गूंजने लगे। रामलला को पीले वस्त्र, सोने का मुकुट और हार पहनाया गया। अस्थायी मंदिर में यह आखिरी रामनवमी है। अगले साल यानी 2024 की रामनवमी से पहले रामलला 1800 करोड़ की लागत से तैयार नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामनवमी में जन्मभूमि दरबार सहित पूरे मंदिर को 50 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सजावट के लिए हरी पत्तियां असम, उड़ीसा से मंगवाई गई हैं। गेंदा फूल कोलकाता, जबकि ऑर्किड कनाडा से मंगाए गए हैं। सिर्फ जन्मभूमि ही नहीं बल्कि कनक भवन, श्री राम वल्लभ कुंज मंदिर, लक्ष्मण किला और हनुमत निवास समेत करीब 10,000 मंदिरों में जन्म के साथ ही मंगल गीत गूंजने लगे। इस बार रामनवमी पर 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। रामनवमी दरबार सुबह 7 बजे दर्शन के लिए खुला। रामलला के जन्म के बाद 11 कुंटल पंजीरी, फल और मेवा का भोग लगाया गया। जगह जगह रंगोली बनाई गई। जन्मभूमि में भगवान के जन्म के बाद आरती की गई। फिर मंदिर के पट कुछ देर के लिए बंद किए गए हैं, फिर 2 बजे खुले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। नागिन 3 के एक्टर ने जयपुर में रचाई शादी। बारात में थिरके टीवी स्टार। राजस्थानी फूड्स का उठाया लुत्फ। टीवी शो कुंडली भाग्य और नागिन 3 के एक्टर नवीन शर्मा जयपुर में शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने जयपुर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट रोशनी से ट्रेडिशनल अंदाज में शादी की है। जयपुर में इस शादी के 3 दिन तक कई इवेंट आयोजित हुए। इनमें टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स शिरकत करते नजर आए। इनमें कुंडली भाग्य फेम स्वाति कपूर, नागिन 3 फेम रूही चतुर्वेदी, एक घर बनाऊंगा सीरियल के राहुल शर्मा सहित इंडस्ट्री के कई कोरियोग्राफर्स ने शादी में जमकर डांस किया। राजस्थानी अंदाज में होने वाली परंपरागत शादी कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। गुरुवार को ईपी एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सेंट्रल लॉन में शादी के मुख्य इवेंट आयोजित हुए। यहाँ नवीन अपनी बारात लेकर पहुंचे। इसमें टीवी एक्ट्रेस डांस करते नजर आए। इसके बाद रॉयल अंदाज में दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हुई। इसके बाद वरमाला में दूल्हा दुल्हन ने अनोखे अंदाज में अपनी बॉन्डिंग को दर्शाया। इस नजारे को नवीन के टीवी सेलिब्रिटी दोस्त भी मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले बुधवार को हुए संगीत समारोह में नवीन ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी। नवीन ट्रेन कोरियोग्राफर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कपल डांस की कोरियोग्राफी खुद की है। जगतपुरा के कस्तूरी बाग में नवीन ने यह स्पेशल परफॉर्मेंस दी। यहाँ टीवी एक्ट्रेस ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। सांप मुंह में डाल नाचने लगे अघोरी। भस्म लेकर किया तांडव, भोलेनाथ हुए क्रोधित। देखने पहुंचे 60,000 से ज्यादा लोग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भगवान भोलेनाथ की बारात निकली। नंदी पर सवार होकर शिवजी माता पार्वती से विवाह करने पहुंचे। गले में सांप और कंकाल लिए अघोरी बाराती बने। सांपों को मुंह में डालकर करतब दिखाया, भस्म के साथ तांडव किया। पूरा शहर शिवजी की भक्ति में डूबा रहा। दरअसल यह मौका था रामनवमी के जश्न का, जब बनारस से पहुंचे मशान मनमौजी ग्रुप ने भगवान भोलेनाथ के विवाह की झलक दिखाई। बस्तर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ का विवाह देखने करीब 60,000 से ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ी। बनारस से आए मशान मनमौजी ग्रुप ने मां दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित राम दरबार से शिवजी की झांकी निकाली। इस झांकी में शिवजी का विवाह, माता पार्वती का सती होना, शिवजी का क्रोध दिखाया गया। भस्म से होली खेली गई। यह झांकी गोल बाजार, संजय मार्केट, चांदनी चौक, SBI चौक होते हुए वापस राम दरबार पहुंचे। भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप धारण किए युवक युवती आकर्षण का केंद्र रहे।
साथ ही अघोरी बने युवक जगह जगह आग से खेलते नजर आए। भस्म के साथ तांडव किया गया। सांप के फन को अपनी जीभ से छूते और मुंह में डालकर करतब दिखाया। यह हैरान कर देने वाला करतब लोगों को खूब पसंद आया। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। कल यूपी को मिलेगी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। टच करने से ऑन ऑफ होगी लाइट। ताजनगरी में कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे यात्री। यूपी को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 अप्रैल यानी कल मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। वंदे भारत सुबह 11:40 से 11:45 पर आगरा स्टेशन पर पहुंचेगी। पहले दिन 600 यात्री आगरा से दिल्ली तक फ्री में यात्रा करेंगे। हाईटेक सुविधाओं से लैस ट्रेन में टच करने से लाइट ऑन ऑफ होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई ट्रेन आमने सामने आई तो 380 मीटर दूर ही यह ट्रेन खड़ी हो जाएगी। इससे पहले वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। भोपाल से दिल्ली के लिए चलने वाली इस ट्रेन का संचालन 2 अप्रैल से यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी रेलवे ने टिकट की कीमत के बारे में नहीं बताया है, लेकिन IRCTC ने ट्रेन के लिए मेन्यू भी फाइनल कर लिया है, लेकिन कीमत निर्धारित नहीं की है। आगरा में यात्रियों को कचौड़ी और पकौड़ी खाने में मिलेगी। शताब्दी दिल्ली से आगरा पहुंचने के लिए 2 घंटे लेती है, जबकि वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से आगरा पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट लेगी। वंदे भारत ट्रेन चलने से आगरा आने वाले पर्यटक और यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं आगरा से भोपाल जाने के लिए अभी तक भोपाल शताब्दी ही प्रीमियम ट्रेन है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। अमेरिका के 6 स्टेट में 53 टॉर्नेडो। अरकानसस में 5 की मौत, 30 घायल। सेंट्रल यूएस के 3 लाख घरों में बिजली गुल। अमेरिका में शुक्रवार को 5 स्टेट में 53 टॉर्नेडो आए हैं। ये अरकानसस, टेनेसी, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन, लोवा और मिसिसिपी स्टेट में देखे गए। तूफान के चलते सेंट्रल अमेरिका में करीब 3 लाख घरों में बिजली गुल हो गई है। अरकानसस में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 30 लोगों के घायल होने की खबर है। टॉर्नेडो को देखते हुए अरकानसस में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यहाँ करीब 65,000 लोगों के घरों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। अरकानसस के लिटिल रॉक शहर में टॉर्नेडो की वजह से करीब 2100 घर नष्ट हो गए। इलिनॉइस में तूफान की वजह से एक कॉन्सर्ट की छत गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिसिसिपी पहुंचे थे, जहां टॉर्नेडो की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।